भाई, आजकल लड़कियां बहुत तेज आ रही है। हमें तो बिल्कुल सीधी सादी लड़की ही चाहिए। रुचि को एक्सरे मशीन की तरह देख समोसा कुरतते हुए इमरती देवी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है। आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। प्रत्युत्तर में उसकी माँ उषा जी ने तपाक से कहा, तो फिर बात पक्की समझो। इमरती देवी ने अपने बेटे की राय जानने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यूं भी उनका व्यक्तित्व इतना दबंग था कि वो कुछ कहता तो सुनी भी न जाती। रुचि मेधावी थी और खेल में अपना करियर बनाना चाहती थी। वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा भी रही थी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म, उस पर 3 बेटियों में उसका सबसे बड़ा होना एक दुर्गुण था। बस इस अवगुण ने उसके इस्पात से इरादों पर जंग का काम किया। उषा जी ने रिश्ता पक्का करने के बाद रुचि की आंखों से उसका सबसे बड़ा सपना मां की मजबूरी के तले दबा दिया। इमरती देवी और उनके बेटे सुकेश के घर आने से पहले उसके सारे फोटो, ट्रॉफी और मेडल अलमारी में सर्टिफिकेट समेत बंद कर दिए गए। उषा जी ने उसके सामने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, रुचि, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं मजबूर हूँ। रेलवे की चतुर्थी श्रेणी में कर्मचारी जिसके सिर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो और सहारे न गढ़ने उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। रुचि भी आंखों में आंसू भरे विवशता से अपनी माँ को देख रही थी और उनकी मजबूरी को भी समझ रही थी। जिन मेडल और उपलब्धियों पर उनको नाज था, उस अलग पहचान को उन्हें मात्र विवाह की खातिर छुपाना ऐसा ही था जैसे जहर पीना। बेटा, मुझे तेरी 2 बहनों को भी ब्याहना है। हमारा समाज इस खेल में करियर खोजने वाली लड़कियों से न जाने क्यों घबराता है। कई रिश्ते टूटने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रुचि ने अपनी माँ के हाथ खोलते हुए कहा, मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जानती हूँ मेरे सपने को वनवास आपकी इच्छा नहीं, मजबूरी है। हमारा समाज ऐसा ही है, दोहरी नीतियों वाला। मैं किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगी। आपने मुझे इस मकाम तक पहुंचने में सबका विरोध सहकर जो सहयोग किया है, उसके आगे यह कुछ नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, आज पता नहीं क्यों मुझे तू एकलव्य की अनुभूति दे रही है, जिसका अंगूठा मैं स्वयं छीन रही हूँ। और रुचि कुछ समय बाद सुकेश की पत्नी बनकर इमरती देवी के आंगन में आ गई। उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि कोई कमी न हो उसकी तरफ से, पर इमरती देवी किसी सिद्धस्थ शिक्षक की तरह उसके दिन भर के कार्यों पर निर्ममतापूर्वक लाल निशान लगा ही देती। उनका दबंग रोबीला व्यक्तित्व तो करेला था ही, ऊपर से वह पुरुषों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अपशब्दों का भी प्रयोग करने में कोई गुरेज न करती थी। प्रथम मिलन की रात्रि में ही सुकेश ने रुचि पर अपनी माँ को खुश रखने का भारी भरकम दायित्व सौंप दिया। सुकेश भी स्वयं उन्हीं की परछाई था। हमारे समाज की दोहरी विडंबना यह है कि बस कन्या का संस्कारी होना आवश्यक है, बाकी वर और उसके रिश्तेदारों को यह संस्कारों की रीत से कोई लेना देना नहीं होता। इमरती देवी और सुकेश गाली गलौज के साथ अपनी मर्यादा भी भूलने लगे थे। उनके तेज तर्रार स्वभाव के कारण उन्हें कोई अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था और रुचि की मजबूरी उसकी माँ और बहनें थी। उनके एक गलत कदम उठाने से उनके विवाह में कठिनाई आ जाती। सुकेश की रुचि के साथ की जाने वाली शारीरिक हिंसा उन्हें मर्दानगी और रुचि को अपने काबू में करने का सटीक तरीका लगती। बेचारी रुचि बहुत सारे अवसरों पर अपमान से तिलमिला जाती। उसका जी करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर उसी अपनी माँ का आंसुओं में भीगा मजबूर चेहरा याद आ जाता। इमरती देवी ने सुकेश को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सदैव ही किसी ड्राइवर की तरह प्रयोग किया। 6 माह की शादी में सुकेश रुचि पर 2 बार हाथ उठाने की कोशिश कर चुका था,
अपने माँ के कहने पर चाय बनने में जरा सी देर होने पर सुकेश के भीतर का पागल हाथी अपने महावत इमरती देवी के निर्देश पर तीसरी बार हमला करने के विचार में आया। उसके मुंह से रुचि के परिवार के लिए मुसलधार बारिश के समान अशब्द निकल रहे थे। इमरती देवी अपनी शिक्षा और माँ बहन की गंदी गालियां सुनने के बाद रुचि चुप न रही। उसने कहा, मैं आपकी माँ का सम्मान करूं और आप मेरे सामने मेरी माँ बहनों को गंदी गालियां दे रहे हैं? यह कौन सी सभ्यता है? इमरती देवी कड़क कर बोली, मर्द के मुंह लगना रीत नहीं। इस घर की वो इससे ज्यादा करेगा तो क्या कर लेगी? एक थप्पड़ क्या हम तेरी हड्डी पतली भी तोड़ दें तब भी कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़की जनी है तो उन्हें सामने भी देंगे तो सुनना पड़ेगा। रुचि को अपनी ओर अग्नेय नेत्रों से घूरते देख, तेवर तो देखो इसके अम्मा, ये क्या कर लेगी हमारा? सुकेश ने हंसते हुए कहा। इस पर रुचि शांतिपूर्ण तरीके से अंदर गई और उसने 2 ईंट आंगन में लाकर रख दी। बाद में उनके ऊपर एक ईंट और रखकर एक मामूली से प्रहार से तोड़ डाला। फिर एक बड़ी सी पत्थर के टुकड़े का भी वही हाल हुआ। उसे सर्द लहजे में ऐसा 2-3 बार करते देख इमरती देवी की जुबां तालू में चिपक गई और सुकेश के केश बिल्कुल सीधे खड़े हो गए सदमे से। ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हूँ मार्शल आर्ट्स में, और यह सब छोटा सा नमूना है मेरी कला का। पौरुष किसी का सम्मान कुचलने में नहीं, सम्मान देने में है माँ जी। उसने दोनों के हाथों में टूटी ईंटों के टुकड़े देकर सदमे से निकलते हुए कहा, मैं अपने आत्मसम्मान और अपनी क्या किसी की भी माँ के प्रति अभद्रता कतई सहन नहीं करूंगी। घिन आती है मुझे आपको एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री को पुरुष से अपशब्द कहलाते हुए। इसकी माँ ने कहा था यह बड़ी सीधी सादी है। कहकर दिल थामे इमरती देवी जो धड़ाम से गिरी सदमे से, तो इसके बाद वह और सुकेश सदा ही पेंसिल की तरह सीधे हो गए। रात की खामोशी के बाद भी घर में एक अजीब सी लंबी सांस की बाकी रह गई थी, जैसे किसी ने हवा का झटका दे दिया हो और सब चीजें उसी पर थम सी गई हो। इमरती देवी का चेहरा उस क्षण के लिए निश्चल सा हो गया। सुकेश की आंखों में शर्म की आग थी जो झट से ठंडी पड़ गई। घर के आंगन में रखी टूटी ईंटों की पत्थर जैसे चुप्पी रुचि के इरादों की गवाही दे रही थी। दूसरे ही दिन से मामूली सी चीजें बदलने लगी। सुकेश की आवाज का सुर कुछ धीमा हुआ। उस पर उस तरह का फूहड़पन उतर आया जिसे उसके घर वाले पहली बार महसूस कर रहे थे। इमरती देवी ने मन ही मन अपनी शान की चोट पाई, पर खुले रूप में उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। किसी ने उसकी ताकत को चुनौती दे दी थी और वह यह तय कर चुकी थी कि जो चुनौती एक बार सामने आई है उसे दबाना ही होगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। रुचि ने अपनी माँ के सामने कभी न दिखाई गई दृढ़ता अब रोजमर्रा के छोटे छोटे मोड़ों पर दिखानी शुरू कर दी। घर की जिम्मेदारियों में शामिल होना उसने जारी रखा, पर हर काम में अब उसकी शांति में कठोरता का एक नया तत्व आया था। वह बच्चों को पढ़ाती, स्कूल में अपने कोच के साथ सुबह अभ्यास करती और शाम को घर आकर देखकर भी शांत रहती, पर बाहर से नजर रखने वालों के लिए वही गंभीरी मुस्कान थी। अंदर से किसी तल में आग सुलग रही थी। स्कूल में उसके कोच श्री वर्मा, जो उसे शुरू से जानते थे, उन्होंने भी उस रात के बाद उसका व्यवहार बदला हुआ पाया। रुचि ने एक शाम कोच से मिलकर चुपके से कहा, सिर्फ मेरी माँ के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी। वर्मा ने चुपचाप उसकी बाहों पर हाथ रखा। तुम्हारे पास जो सब है रुचि, उसे किसी बर्तन की तरह मत रखो, इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो बताना। शब्दों की सटीकता भले ही कम थी, पर वही सहारा रुचि के अंदर किसी नई
रणनीति की शुरुआत बन गया। घर में धीरे धीरे नियम बदले गए। रुचि ने स्पष्ट सीमाएं बनानी शुरू कर दी। बात बात पर चिल्लाना, अपशब्द सुनाना अब वह बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने घर के हर सदस्य को निश्चित से बता दिया। शुरुआत में इमरती देवी गुस्से में आई। अपनी श्रेष्ठता पर चोट लगती देख वह तोड़ फोड़ करने को आतुर थी, पर रुचि ने हमेशा ही तरह संयम से पर कटुता के बिना अपनी बात रखी। माँ, उसने एक शाम कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर मेरी इज्जत भी उतनी अहम है। अगर आप चाहती है कि हम परिवार के रूप में रहे तो हमें एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। मेरे जवाबी प्रहार से कुछ नहीं सुधरेगा, पर सब कुछ सहना भी मेरा बस का नहीं। रिश्ते की दुनिया में यह बदलाव हवा की तरह फैलने लगा। रिश्तेदारों में फुसफुसाहट अभी भी थी, पर अब उनमें झिझक सी थी। सुकेश के कुछ करीबी दोस्त जो पहले उसकी शान में बढ़ चढ़कर बातें करते थे, अब उसके साथ थोड़े अलग व्यवहार करने लगे। घर के भीतर असंतुष्टि की वह चमक जो पहले उसकी ताकत थी, अब उस पर भारी पड़ने लगी। सुकेश की अशांति और क्रोध को भीतर ही दबाए रहने की आदत ने उसे कमजोर कर दिया, और रुचि की सदी हुई आत्मविश्वास ने उसे घर के सामने छोटा कर दिया। फिर भी परिवर्तन के रास्ते आसान नहीं थे। इमरती देवी ने अपने गर्व और समाज के बदलाव के बीच फंसी नोक पर कुछ चालें चली। कभी रिश्तेदारों को बुलाकर रुचि के चरित्र पर अटकलें लगाई, तो कभी कहा कि वह केवल अपना होशियारपन दिखा रही है, पर रुचि का शांत पर दृढ़ उत्तर अब किसी भी बहाने को नकार देता। उसने खुद को ताने और झूठे आरोपों से प्रभावित नहीं होने दिया। हर बार दिव्य धैर्य से वह स्थिति को संभाल लेती। स्कूल से उसकी साख और सम्मान लगातार बन रहा था। बच्चे, पालक उसे पसंद करने लगे थे, और कुछ माहौल में उसके खिलखिलाहट की वजह से लोग उसका नाम लो लो कर काफी बार उसकी प्रशंसा भी करने लगे। यहाँ तक कि इमरती देवी के भीतर भी कुछ बदलने लगा। वह देखती कि रुचि के तरीके से घर की मर्यादा बनी हुई है, और उसके सामने जो कुछ भी दबंगियों का नतीजा था वह काम नहीं आ रहा। घर भले ही उसे भीतर दुख पहुंचा रहा था, पर अपनी बेटियों और अपने बेटे के सामने वह अब ज्यादा अड़ने की स्थिति में नहीं थी। रिश्तों की इस बारीक चाल में इमरती देवी और रुचि के बीच एक अनकही समझ बन गई। एक ऐसी समझ जिसमें शक्ति का प्रयोग खुलकर नहीं, पर अक्सर शांत और माप तौल कर जिया जाने लगा। एक दिन जब रुचि स्कूल की छुट्टी से लौटी तो उसने माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ, मैं आपके साथ हूँ, पर मैं इस घर के लोगों का सम्मान चाहती हूँ, सभी का। उषा जी की आंखें नम हो आई। उसे पता था कि उसकी बेटी ने कितनी कुर्बानी दी है, और आज वही बेटी उसे सहारा दे रही थी। कुछ देर दोनों ने आपस में चुप्पी से अपने जज्बात बांटे, और फिर पहली बार कई महीनों में घर में एक अलग तरह की नरमी आ गई। कठोरता की जगह सीमाओं के साथ प्यार का थोड़ा सा संतुलन। पर कहानी यही खत्म नहीं थी। बाहर की दुनिया, समाज की बातें और हुनर की आवाज रुचि के दिल में लगातार बुलंदी पा रही थी। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह आत्मबल से पारिवारिक संतुलन बनाए रखे और धीरे धीरे अपने सपनों को खामोशी से आगे बढ़ाए, या फिर खुलकर लड़कर सब कुछ हासिल करे, अपने खेल, अपनी पहचान और अपनी आज़ादी। रुचि ने तय कर लिया था कि उसका संघर्ष अंततः केवल उसके लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत लड़कियों के लिए भी होगा जिनके सपने शादी के पन्नों में दब जाते हैं। और इस निर्णय के साथ दबे पांव नहीं, ठेस खाकर उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था।